हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 10th इंग्लिश पेपर 2024 को सॉल्व करेंगे। वैसे मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सिर्फ आंसर्स बताए हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में कहा कि सर इसका कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो इसी उद्देश्य से आज ये 10th क्लास का इंग्लिश पेपर कंप्लीट वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं 10th क्लास का पेपर है और इसको हम कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमको दिया गया है वो क्या है, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, उसमें लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब जो पैसेज हमको दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके हमको आंसर्स देने होंगे। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं। देखिए, अब इसको पढ़ते हैं हम। व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज। मतलब आज हमारे सामने मुख्य चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है। द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम। सबसे मुख्य बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने दिमाग को ठंडा कैसे रखें, शांत कैसे रखें। एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। और पता है सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छा जो माध्यम है अपने मस्तिष्क को अच्छा बनाने का, शांत करने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है आपका मेडिटेशन, मतलब ध्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि फॉर अ स्टूडेंट, एक बच्चे के लिए, there can't be more powerful technique to improve long-term performance in studies than meditation। मतलब मेडिटेशन से बेहतर किसी भी बच्चे के लिए पढ़ाई में अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाना, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, अपने आप को अच्छा बनाना, तो इसके लिए सिर्फ मेडिटेशन के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जिससे आप अपने मस्तिष्क को पावरफुल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है बेटा जो आपको आपकी मेमोरी को शार्प करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, काम माइंड, मतलब आपका जो मस्तिष्क है वो शांत रहता है। बेटर रिटेंशन। अच्छा, रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन का अर्थ होता है एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। मतलब मस्तिष्क में कोई चीज़ स्टोर करने का जो क्षमता होती है, जैसे कि आप याददाश्त कह सकते हैं, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। हाँ, बेटर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है मेडिटेशन करते हैं तो। फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, और हमारा ध्यान एकाग्र होना बढ़ जाता है और हमारा जिस भी चीज़ को हम पढ़ते हैं वहाँ पे हमारा फोकस 100% रहता है। ठीक है बच्चों, आर द ओबियस बेनिफिट्स, ये इसके लाभ हैं। जाहिर सी बात है, हम मेडिटेशन करेंगे तो हम इतनी सारी चीज़ों से लाभान्वित होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद लिखा है कि इफ़ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, यू हैव अ सेंस ऑफ वेलबींग, तो आपका स्वास्थ्य सुधरता है। हैप्पीनेस, आप खुशी आती है। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, और आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी होती है यदि आपके विचार अच्छे बनते हैं। पता है मेडिटेशन का सबसे बेस्ट, जो मुझे व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव है, आपको बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं मेडिटेशन से, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता। ये सभी मेडिटेशन के लाभ हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, बहुत तरह का मेडिटेशन होता है, इसके कई प्रकार होते हैं। कैसे करें, काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं, सर मेडिटेशन करना ही नहीं आता। तो अभी देखते हैं। द सिंपलेस्ट इज ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। मतलब सबसे जो सरल काम है ना, वो ये है कि अपनी सांसों पर आप फोकस करिए। सेटल डाउन इन अ कूल प्लेस, एक ठंडी जगह पर। ठंडी से अर्थ ये नहीं है कि आप बर्फ में चले जाएं, इसका मतलब है कि एक जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, एक ऐसी जगह को चुन लें आप। दैट हैज़ डिम लाइट, जहाँ पे थोड़ा मंद रोशनी हो, मतलब कम रोशनी हो। रिलेटिवली क्वाइट, और वहाँ पे वातावरण जो है ना बहुत शांत होना चाहिए, बिल्कुल क्वाइट होना चाहिए। ऑल यू नीड टू डू, आपको जो करना है वो क्या करना है, टू कीप फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, बस अपनी सांसों पर फोकस करना है। इनहेल और एक्सहेल, मतलब सांस लें और जब हम सांस छोड़ें तब हमको अपनी सांसों पर फोकस करना है, ध्यान लगाना है। इफ यू डू इट एवरी डे, यदि आप ऐसा रोज करते हैं, यू विल फील इट्स मैजिकल इफेक्ट, तो इसके जो चमत्कारिक जो प्रभाव हैं वो आप अनुभव कर पाओगे कि मेडिटेशन करने से क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमसे पूछा गया है कि द अल्टीमेट चैलेंज टू दीज डेज इज टू, मतलब आज
जो सबसे प्रमुख चुनौती है हमारे सामने वो क्या है? मेक मनी, गेट एजुकेशन, मेक योर माइंड काम, फोकस ऑन ब्रीदिंग। देखिए, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है, तो मेक योर माइंड काम, अपने मस्तिष्क को अच्छा कैसे रखें। व्यक्ति को बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, व्यक्ति बहुत जल्दी आज गुस्सा हो जाते हैं, बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है उनके अंदर, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले का मेक योर माइंड काम ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं और क्वेश्चन टू हमसे पूछा गया है। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन 2 ये रहा। मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स, जो मेडिटेशन है वो मदद करता है, किस में मदद करता है? तो देखिए बच्चों, मेडिटेशन टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, या फिर टू गेन वेट, या फिर टू इंक्रीज हाइट, या फिर टू गेट अ जॉब, किस में मदद करता है? तो हमने अभी भी पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड लाइन में ये वाली लाइन थी कि टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में बच्चों की क्षमता बढ़ जाती है मेडिटेशन करने से। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, मतलब मेडिटेशन करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है? तो देखिए, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, फोकसिंग ऑन स्टडीज, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, लाइट एक्सरसाइज या वॉकिंग, इसमें से कौन सा वाला सही होगा? तो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 4th वाले पे क्या लिखा हुआ है। 4th वाले पे लिखा हुआ है द वर्ड मेडिटेशन, जो शब्द है ना मेडिटेशन बार बार आ रहा है जिसका अर्थ ध्यान होता है, वो क्या है? वर्ब है, प्रोनाउन है, एन एडजेक्टिव है और नाउन है। तो बच्चों क्या है? तो हमने कई बार आपको क्लासेस में बताया है, जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, कि जिसके पीछे TIUN होता है और भी इसके रूल्स हमने बताए हैं, वो नाउन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप इसको नाउन वाला करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th वाला, 5th में क्या पूछा है हमसे? 5th में हमसे पूछा है विच वर्ड इन द पैसेज, मतलब कौन सा शब्द पैसेज में मीन्स, जिसका मतलब है एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, मतलब एक ऐसी क्षमता जो मस्तिष्क में हम उसको रख सकें, किसी चीज़ को स्टोर करके रख सकें, किसी को याद कर सकें, जब हम चाहें तो उस चीज़ को रिकॉल फिर से हमको याद आ जाए, वो क्षमता क्या होती है? वो होती है चैलेंज, सेंस, ग्रोथ या फिर रिटेंशन। तो बच्चों रिटेंशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे रिटेंशन आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हमसे क्या पूछा गया है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस नीचे वाले पैसेज को कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद इसके आंसर्स दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा पढ़ने के लिए देखते हैं। इफ इंडिया वांट्स टू बी डेवलप्ड कंट्री, बहुत अच्छी बात लिखी है, देखते हैं, एक मिनट। देखिए, इफ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, यदि जो भारत है एक विकसित देश बनना चाहता है, इट मस्ट बी कॉन्सेंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन, तो इसको महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाएगा। यदि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है तो इसको महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना ही होगा, देना ही चाहिए। द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज, एक बच्चों पुरानी अफ्रीकन प्रोवर्ब है, मतलब एक कहावत है। क्या है कहावत? कि इफ यू एजुकेट अ मैन, यदि आप किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, मतलब उसको पढ़ाते हैं, तो यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, तो आप उस व्यक्ति को ही पढ़ा रहे हैं मात्र। लेकिन आगे देखें, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन, यदि आप एक महिला को पढ़ा रहे हैं तो यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली। तो बताए, आप एक महिला को नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा का पूरा परिवार को पढ़ा रहे हैं, और एंटायर नेशन, और पूरे के पूरे राष्ट्र को पढ़ा रहे हैं आप। बहुत प्यारी बात लिखी है। आगे बढ़ते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, मतलब मुख्य वजह, सभी परेशानियों की मुख्य वजह। अब कौन कौन सी परेशानियों का जिक्र किया गया है यहाँ पे देखते हैं जरा। द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी, फीमेल सुसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, malnutrition, चाइल्ड मैरिज एटसेट्रा विल बी बैनिज्ड इफ women आर एजुकेटेड। तो बच्चों देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब
जो मुख्य वजह है ना सभी प्रॉब्लम्स की, जैसे कि जो कन्या भ्रूण हत्या होती है, डॉरी मतलब दहेज, डाउरी माने दहेज, फीमेल सुसाइड जो महिला आत्महत्या कर लेती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा, मलन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, जैसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं विल बी बैनिस्ड, ये खत्म हो जाएंगी। कब? इफ़ विमेन आर एजुकेटेड, यदि हमारी महिलाएं शिक्षित बन जाएंगी तो ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। यदि वो शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों को जानेगी और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी, और उनके साथ जो भी गलत होगा वो उसको सहन नहीं करेंगी और उनके अगेंस्ट जाएंगी। तो वो सबसे पहले उनको अपने अधिकार जानना बहुत आवश्यक है, और ये कब होगा? जब वो शिक्षित होंगे तब। ठीक है बेटा। एजुकेशन प्रोवाइड्स एन एसेंशियल qualification to fulfill certain economic, political and cultural functions and improve women's socio-economic status। मतलब जो शिक्षा है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को पूरा करने के लिए एक आवश्यक योग्यता प्रदान करती है। ठीक है। इट ब्रिंग्स रिडक्शन इन इनइक्वलिटी, मतलब इससे पता है असमानता में भी कमी आती है। तो बहुत अच्छी बात लिखी, एक बार फिर से रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एजुकेशन प्रोवाइड्स एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब जो एजुकेशन है वो आवश्यक जो क्वालिफिकेशन होती है महिलाओं के लिए पूरा करने के लिए, कौन कौन से दायित्वों को पूरा करने के लिए? इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, एंड कल्चरल और सांस्कृतिक कार्य, एंड इम्प्रूव। और पता है इससे क्या होता है? यदि महिलाएं शिक्षित होती हैं तो इम्प्रूव विमेन्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इससे उनका सामाजिक और आर्थिक जो स्तर है वो सुधरता है बच्चों। ठीक है। और जब महिलाएं शिक्षित होंगी या होती हैं तो क्या होता है? इट ब्रिंग्स रिडक्शन इन इनइक्वलिटी, इससे असमानता खत्म होती है। ठीक है। आगे क्या लिखा है कि इफ यू वांट टू अपलिफ्ट द सोसाइटी, यदि हम समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं, यदि समाज का उत्थान चाहते हैं, वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वीमेन, तो हमको अपनी महिलाओं का जो स्तर है, जीवन स्तर है वो उठाना होगा। एंड फॉर दिस, और इसके लिए एजुकेशन इज अ वेपन, इसके लिए एक शिक्षा जो है वो एक हथियार का काम करता है। बहुत प्यारा बात लिखी है। देखिए आगे इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, देखिए इसमें है कि above message is mainly about, जो ऊपर जो हमने अभी भी जो संदेश पढ़ा है वो किस विषय में था? डेवलप्ड कंट्री, या वुमेन एजुकेशन, या प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन, या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। बार बार एक ही वर्ड उसमें ऊपर आ रहा था, वुमेन एजुकेशन, तो शी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, पुरानी अफ्रीकन कहावत के अनुसार, इफ यू एजुकेट अ मैन, यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, यू डैश, तो आप किसको शिक्षित करते हैं? देखिए, एजुकेट अ वुमन, यदि आप आदमी को शिक्षित करते हैं तो महिला अपने आप शिक्षित हो जाएगी जी, तो गलत बात है। एजुकेशन अ नेशन, आप पूरे राष्ट्र को ही शिक्षित कर रहे हैं। एजुकेट अ सोसाइटी, पूरे सोसाइटी को ही शिक्षित कर रहे हैं। एजुकेट एन इंडिविजुअल, या फिर उस आदमी को ही आप शिक्षित कर रहे हैं। तो हमने बिल्कुल अभी अभी ऊपर पढ़ा था कि इफ यू एजुकेट अ मैन, यदि आप एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं तो यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को ही शिक्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डी वाला राइट आंसर है। आगे है नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन, जो एक मिनट देखिए, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन, हमको एजुकेशन का एक हथियार के रूप में यूज करना चाहिए टू इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वीमेन, हमारी महिलाओं का जीवन स्तर उठाने के लिए। टू एजुकेट आवर मेन ओनली, सिर्फ हमारे जो पुरुष लोग हैं उनको ही शिक्षित करने के लिए। या फिर टू मेक आवर सोसाइटी मेल डोमिनेटेड, या फिर एक ऐसा समाज बनाने के लिए जिसपे सिर्फ पुरुषों का स्वामित्व हो, पुरुषों का प्रभाव हो कि नहीं हम ही इसको चलाएंगे, या फिर ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। या फिर टू गेट अ जॉब, या फिर जॉब पाने के लिए। तो नहीं बच्चों, हमने अभी भी पढ़ा था ऊपर, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अ वीमन, तो ये वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में कौन सा शब्द जिसका मतलब है दिया है, जिसका मतलब है कि डिमांड ऑफ मनी, पैसे की मांग या फिर दूसरी चीजों की मांग, बिफोर मतलब से पहले, और ड्यूरिंग द मैरिज, या फिर शादी विवाह के दौरान
या उससे पहले या शादी होते समय जो चीजें मांगी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मल न्यूट्रिशन बोलते हैं, वायलेंस बोलते हैं, डोमेस्टिक बोलते हैं, डाउरी बोलते हैं, मतलब दहेज। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ पे क्या पूछा गया है हमसे, देखिए फिफ्थ पे पूछा गया है कि वुमन एजुकेशन, जो महिलाओं की जो शिक्षा है वो क्या है? हेल्प्स नेशन बिकम फुली डेवलप्ड। वो यदि महिला शिक्षित होंगी तो क्या होगा? एक जो राष्ट्र है वो पूरी तरह से विकसित होगा। ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब जो असमानता का जो रेशियो है वो नीचे चला जाएगा। हेल्प्स द सोसाइटी इन अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर पीपल। एक मिनट, ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब जो बी वाला है ना वो कह रहा है हमसे कि इससे क्या होगा? असमानता का जो रेशियो है ना वो नीचे आ जाएगा। अभी बहुत ही ज़्यादा पुरुष महिलाओं के मध्य में अभी भी भेदभाव ज़्यादा है, लेकिन यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अभी महिलाओं को ज़्यादा हीनता के भाव से अरे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा सत्य है, आज महिलाएं हर क्षेत्र में बेटा आगे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। 21वीं सदी नारी सदी है, इसका ध्यान रखना। आगे है हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर पीपल, और आगे है कि ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये सभी बातें सत्य हैं, यदि हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सभी बातें जो लिखी हैं वो सभी सही हैं, ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है, जिसमें राइटिंग सेक्शन है ये। अभी देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, और आंसर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं उनके। क्या है इसमें देखते हैं जरा। देखिए, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के कुछ फायदे होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, फॉर आवर एनवायरनमेंट। मतलब जो सोलर एनर्जी है, आप समझ गए होंगे, छतों के ऊपर जो सोलर पैनल लगे होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पे। वो हमारे पर्यावरण के लिए ठीक ठाक होते हैं, वो हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाते हैं। सोलर पैनल्स डू नॉट एमिट, जो सोलर पैनल्स होते हैं वो उत्सर्जित नहीं करते, मतलब नहीं छोड़ते हैं। क्या नहीं छोड़ते हैं? हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जो ग्रीन हाउस वो जो गैसें होती हैं जो सोलर पैनल नहीं छोड़ते उनको, दैट जो कि कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण बनती है, वो गैसें हैं इन सोलर पैनल से नहीं उत्सर्जित होती हैं, मतलब नहीं निकलती हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज दे आर नो मूविंग पार्ट्स। सोलर जो पैनल्स होते हैं उनको रख रखाव का जो खर्चा होता है बहुत ही कम आता है, क्योंकि वो एक जगह जहाँ पे फिक्स हो जाते हैं फिर वो मूव नहीं करते हैं। तो जो जब चीज़ हिलेगी डुलेगी नहीं तो ज़्यादा टूटेगा भी नहीं, तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम आता है। दे आर ईजी टू इंस्टॉल, और इनको स्थापित करना बहुत ही सरल होता है, मतलब इनको लगवाना घरों में बहुत ही ईजी, थोड़े पैसों में लग जाता है। देयर एफिशिएंसी रिमेन कांस्टेंट ओवर द ईयर्स, उनकी जो कार्य कुशलता होती है ना, कार्य क्षमता जो उनकी होती है वो सालों तक चलती है, जल्दी खराब नहीं होते हैं ये चीज़ें। अब गवर्नमेंट ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स, हमारी जो सरकार है वो क्या करती है? बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, जैसे कि सब्सिडी देती है, टैक्स बेनिफिट देती है, और दूसरे सारे भी अन्य जो प्रोत्साहन होते हैं वो भी देती है लोगों को, जो इनको क्या कराते हैं, जो इनको इंस्टॉल कराते हैं अपने घरों में। ठीक है, आगे है कि वन अनदर बेनिफिट इज दैट, और सबसे जो दूसरा जो बेनिफिट है इसका वो ये है कि सोलर एनर्जी सिस्टम कैन बी यूज्ड इन द रिमोट एरियाज ऑल्सो। मतलब जो ये जो पैनल्स है ना वो रिमोट एरियाज में भी यूज हो सकती है। रिमोट एरियाज क्या होता है? दूर दराज, यहाँ पे कोई बिजली नहीं है, कोई खंभे नहीं है बिजली के, वहां पे भी इनका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इनएग्जॉस्टिबल supply and the potential to reduce our power bills, it is expected to become increasingly attractive as a renewable energy source। मतलब आज जो है ना ये जो पैनल्स हैं वो इनएग्जॉस्टेबल, मतलब अटूट इनकी जो सप्लाई हो रही है, और पोटेंशियल, इनमें इतनी क्षमता है
कि क्या कर सकते हैं जी, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस माने कम कर सकते हैं, हमारे पावर बिल्स माने जो बिजली का बिल आता है इसको बहुत कम कर देंगे यदि हमने ये लगवा लिया तो। इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मतलब आज ये एक आकर्षक एनर्जी, एक नया एनर्जी का स्रोत बन गया है जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमने का पूरा पढ़ा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि गिव अ सूटेबल टाइटल, मेक नोट्स ऑन इट। तो हमने इसका पूरा का पूरा पढ़ा। किसके विषय में बात हुई थी? सबसे पहले सोलर एनर्जी। तो आप इसको आप टाइटल के रूप में लिख सकते हैं सोलर एनर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी, या ये भी लिख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका टाइटल बनाएंगे और नोट्स बनाना हमने आपको बताया ही था, आप उस हिसाब से इसका नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे एक एप्लीकेशन पूछा गया है और इसके जो अथवा में इसके और में एक लेटर पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका एक ऐसे है और उसके अथवा में एक आपको पैराग्राफ लिखना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए आप, 6 पे क्या है? 6 पे गुड हैबिट्स एक टॉपिक दिया है आपको। इस पे एक शॉर्ट पैरा बनाना होगा जिसमें ये लाइनों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू सम एक्सरसाइज, मतलब सुबह जल्दी जागना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह ही चाउमीन पिज्जा बर्गर खा लिया, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। और ऐसी चीज़ों से बचना भी चाहिए बेटा, शाम को भी नहीं खाएं इनको, तो कभी ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मेंटेन क्लीननेस अराउंड यू, अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। रिस्पेक्ट टीचर्स एंड एल्डर्स, अपने शिक्षक और अपने माता पिता का ध्यान रखें, सम्मान करें उनका, अपने से बड़ों का। गो टू बेड अर्ली, और जल्दी सोया करें। ठीक है, इस पे आपको ये अपने वर्ड्स लिखने थे। लगभग एक जो पूछा गया है आपसे उस पे आपको 2 लाइन यदि आपने लिख दी होंगे, दो सब पे, तो आप आसानी से इस पे अच्छे 3 के 3 मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट होता है जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन है और इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं। देखो बच्चों, योर फादर इज सीरियसली इल, आपके जो पिताजी हैं गंभीर बीमार हैं। यू डैश गो होम, तुम्हें जरूर घर जाना चाहिए। तो बेटा मस्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माई फादर इज अ डैश टीचर, तो इसमें रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला है कि हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट, तो बेटा टाइम इज अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हाउ मच। ठीक है, इसके बाद आएगा कि ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम आश्चर्यचकित होकर कहा, व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो इसी तरह से व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसमें ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है शीता इज डैश देन एनी अदर गर्ल, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट आएगा। ठीक है, 6 वाला देखिए, आई डैश दिस बुक यस्टरडे, तो बच्चों इसमें ये रीड नहीं है, ये रेड है। रीड का फर्स्ट फॉर्म को हम रीड ही पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड वो रेड में बदल जाता है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है उसकी, इसका ध्यान रखें। ये रीड नहीं है, रेड है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसको देखते हैं अब क्या लिखा है इसमें। देखो बच्चों, डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें आपका अनलेस सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्टेड, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसमें क्या होता है देखो, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, और बी वाले पे दिया है कि लेंचो वॉज अ पीजेंट, तो इसमें होगा लेंचो हु रोट अ लेटर टू गॉड, इसमें देखिए हु जुड़ जाएगा किसके बाद? ए के जो लेंचो लिखा है ना इसके जस्ट बाद, लेंचो हु रोट अ लेटर टू गॉड, अब यहां से स्टार्ट करेंगे, वॉज अ पीजेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे वाले पे, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, और दूसरा वाला दिया है कि शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सो दैट का यूज करना है। तो देखो बच्चों, इस वेरी की जगह पे हम इस वाले सो को अटैच करेंगे, लगाएंगे, और उसके बाद दैट लगा के ये वाला आंसर जोड़ देंगे, तो ये बनेगा माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ही नोज मी, क्या करना है?
पैसे वॉइस में चेंज करना है तो आई एम नोन टू हिम, बाय नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। काफी बच्चे गलत करके आए थे पेपर में, लेकिन बाय नहीं आएगा, यहां पे टू आएगा। आगे बढ़ते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। देखिए ये जो शब्द दिए हैं इनको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमको बनाना होगा, मतलब जिसका कोई अर्थ निकल सके। तो इसमें बनेगा, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर मेन वर्ब लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो ये इंटेरोगेटिव तो है नहीं, सिंपल है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको सम गर्ल्स, अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, वर्ब, अब मेन वर्ब ढूंढिए, मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, ठीक है बच्चों। इन द क्लासरूम, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, ये इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपने ये किया हो। आगे बढ़ते हैं, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, हम इस सिटी में 2005 से रह रहे हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर आर कैसे लगा है यहाँ पे, जबकि समय इसमें इंडिकेट किया गया है, समय बताया गया है, तो आर तो आना नहीं चाहिए। तो यही है, आप बिल्कुल सही समझे हैं। इसका करेक्ट करना है, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। तो बच्चों सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट वी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव बीन, ठीक है, इसमें हैव बीन आ जाएगा, पूरा का पूरा वही है। तो ये बन जाएगा वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है हमसे, देखिए हमारे लिए क्या लिखा हुआ आगे, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कैसे बनाना है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, सबसे पहले डू आएगा, तो डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और पीछे से क्वेश्चन मार्क। बच्चों क्वेश्चन मार्क इज वेरी कंपल्सरी आफ्टर फिनिशिंग द सेंटेंस, ओके। यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होगा तो सेंटेंस गलत है आपका। आगे है, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, सेंटेंस को फिर से लिखना है, शुरुआत करना है इट से, तो ये होगा इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तो ये आपका पूरा करा दिया हमने ग्रामर सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी में है, देखिए, वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पैसोस, लेंचो को सिर्फ 70 पैसोस ही क्यों मिले। अब इसका सही आंसर क्या है, इट वॉज गॉड्स मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 पैसोस, क्या ये भगवान की गलती हो गई थी कि उसको 70 पैसोस के उसको 70 पैसोस भेजे, या फिर द पोस्ट मास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ मनी, या फिर पोस्ट मास्टर ने जो बचा हुआ पैसा था वो चुरा लिया था, या फिर सी वाला देखते हैं, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, या जो पोस्ट मास्टर था ना वो सिर्फ 70 पैसोस ही इकट्ठे कर पाया था चैरिटी के नाम पर, ठीक है। या फिर लेंचो मेड मिस्टेक, या फिर लेंचो से गलती हो गई थी काउंटिंग करने में, तो नहीं बच्चों ये वाला सही है, उसने 70 पैसों से कलेक्ट कर पाए थे और खुद ने भी एक हिस्सा दिया था अपनी सैलरी का, अपने मित्रगणों से भी लिया था उसने। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हेन एन फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी, जब एन फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट किया तो वो शी वॉज डैश स्कूल गर्ल, उसकी ईयर कितने साल की थी वो, तो उसमें आपका सही वाला है 13 ईयर ओल्ड, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है द प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले अबाउट, तो इसमें आपका हो जाएगा रशियन वेडिंग कल्चर, ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, आपने यदि पढ़ा होगा तो। आगे है लास्ट वाला, 10th में इन साउथ अफ्रीका इज ऑटम डे, ये शुरुआती लाइनों में लिखा हुआ है यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो, एन ऑटम डे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखिए, बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होते थे वो अपना जो बिल होता था, जो पेमेंट लेते थे लोगों से, वो महीने के आखिरी में लेते थे। मंथली अकाउंट्स, मतलब उनके जो लेखा जोखा होता था ना, मंथली अकाउंट्स, वो रिकॉर्डेड, वो उसको लिखते थे, काय पर, किसी दीवार पर लिखते थे, पेंसिल से लिखते थे, ठीक है बच्चों।
बेकिंग वॉज इंडीड प्रॉफिटेबल बिजनेस, मतलब जो ब्रेड का जो धंधा था, वो जो बनाने का बेकरी का जो धंधा था उनका, वास्तव में एक प्रॉफिटेबल माने एक फायदे वाला धंधा था। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों की बात, पुराने दिनों में, द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर उसका जो परिवार होता था, नेवर स्टार्व्ड, कभी भूखा नहीं मरता था। मतलब इतने पैसे वो अच्छे कमा लेते थे कि कभी भूख से उनको मरना नहीं पड़ता था या किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता था। ही माने वो, और हिज फैमिली, और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके जो नौकर चाकर थे उनके, ऑलवेज लुक्ड प्रॉस्परस, बड़े समृद्ध दिखते थे, वो समृद्ध दिखते थे, बहुत अच्छे दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प माने होता है थोड़ा सा मोटा, मतलब इतना भी मोटा नहीं कि जो ऑकवर्ड दिखे, मतलब ना ज्यादा मोटा ना पतला, एक फिट बॉडी जिसको हम कह सकते हैं। उनका जो बॉडी होता था वो थोड़ा सा मोटा होता था। वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी ऑफ दिस, तो ये इसका सबूत था कि हाँ इनका जो धंधा है वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा अच्छा हेल्दी है और थोड़ा सा मोटे हो गए हैं जो लोग, तो इससे लोग अनुमान लगाते थे कि इनका धंधा जो है वो अच्छा है, फायदा देता है, पैसे आते हैं, इसलिए ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो इसका सही आंसर है ऑन सम वॉल। ठीक है, महीने का लेखा जो का वो पेंसिल से लिखते थे और दीवार पे लिखते थे। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ पीजेंट फैट बॉडी, मतलब एक मोटा शरीर, लेकिन भले ही मोटा हो लेकिन ज्यादा भी मोटा नहीं। ठीक है, प्लीजेंट, सॉरी, हाँ प्लीजेंट, तो इसमें आएगा आपका प्रॉस्परस, टेस्टिमोनी, प्रॉफिटेबल, या प्लम्प, उसको कहते हैं प्लम्प। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसका जो परिवार था कभी भूखे नहीं मरते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि जो ब्रेड का जो धंधा होता था, बेकरी का जो धंधा होता है वो फायदे वाला धंधा होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बी वाला, अब बी में क्या दिया है हमको देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग, अब आपकी समझ में आ गया होगा, ऑर्फन नाम से ही सुन के जी, अमंडा वाली पोएम में से, तो इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना एक ही लाइन से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम विच पोएम, कौन सी पोएम से ये आपकी जो पोएम है वो ली गई है, कौन से चैप्टर में से ली गई है, तो आपको पता चल गया होगा, ये है आपका अमंडा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है द वर्ड ऑर्फन मीन्स, ऑर्फन का अर्थ क्या होता है? ऑर्फन का अर्थ अ चाइल्ड हैविंग नो फ्रेंड, एक ऐसा बच्चा जिसका कोई फ्रेंड नहीं होता, लेकिन ये नहीं, अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, ये इसका सही आंसर है, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What does a girl actually want, जो लड़की थी वो आखिर में क्या चाहती थी, वास्तव में क्या चाहती थी? She wants freedom and silence, वो स्वतंत्रता और शांति चाहती थी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अब ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, और उम्मीद है ये आपने सभी ने अच्छे से कर ही दिया होगा। मैं एक बार आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ और पढ़ के दिखा देता हूँ कि आपने कोई गलती तो नहीं करी होगी समझने में। देखिए, पहला वाला है Who or what did Lencho have faith in? किस पर लेंचो का भरोसा था? What did he do? और उसने क्या किया था? Why was the young seagull afraid to fly? जो young seagull था वो उड़ने से क्यों डरता था? What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला जी ने इंटरनेशनल लीडर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स आए थे, उनको क्यों धन्यवाद दिया था? Why was Mr. Keesing annoyed with N? जो मिस्टर कीजिंग थे, मैथ्स वाले सर, वो N से नाराज क्यों हो गए थे? What did he ask her to do? और उन्होंने उसको क्या करने को कहा कि चल ये करके दिखा, तब हम तुझे माफ करेंगे। What is in the story? What is the story about the Kodawu's people descent? कोडागु जो पीपल जो थे, उनके वंशज, उनके वंश के विषय में क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, कहाँ से वो लोग आए थे, कैसे वहाँ पे जाके रुक गए थे, उनके विषय में उनके बैकग्राउंड के पीछे क्या कहानी है, ये लिखना था आपको। What experiment did Maxwell think Campsfarna would be a suitable for? कौन सा एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल ने सोचा कि कैम्प्सफर्ना जो है वो ठीक रहेगा, उसने वहां पे कौन सा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा? आगे है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वल्ली के लिए एक अनएंडिंग जॉय क्या था? व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर द सेकंड टाइम, किसा गौतमी जी ने दूसरी बार में क्या पूछा? शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, और वो कहाँ गई थी? घर घर गई थी। डज सी गेट इट, क्या उनको जो घर घर जो उन्होंने गई जाके उन्होंने जो मांगा था क्या उनको मिला? वाई, मतलब क्यों नहीं मिला या क्यों मिला? ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका हिंदी मैंने किया आपके लिए। अब 12वें नंबर पे आपसे जो पूछा गया है वो क्या है?
हाउ डज फॉग कम, जो फॉग है वो कैसे आता है. व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, क्या होता है घर का जब पेड़ उसमें से निकल के जाते हैं. व्हाट डू क्रो एंड हैमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब क्रो और हैमलॉक ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी वाली पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो. क्रो माने कौवा और हैमलॉक मीन्स धतूरे का पेड़, आपको पता होगा. ठीक है, आगे है कि व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, जो चोर था ना वो अनिल से क्या पाता था उस अपने काम के बदले में. हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, जो ऑसिबल था वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों था, अलग क्यों था. आगे लिखा हुआ है कि व्हाट लेसन डज ईब्राइट लर्न, कौन सा लेसन, कौन सा सबक, कौन सा पाठ ईब्राइट ने सीखा जब वो कुछ नहीं जीत पाया साइंस के मेले में. आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा. वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने गॉड का साइन क्यों किया, भगवान का साइन क्यों किया. वाई डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन से, जो ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है बच्चों आपकी, उसका जो नरेटर है वो क्यों कहता है कि आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, कि मैं अपने डकोटा से उतरा और मुझे कोई अफसोस नहीं था उससे उतरने में. तो ऐसा उसने क्यों कहा. आगे है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, आपको बॉल पोएम का लिखना था सेंट्रल आइडिया इसमें. और इसके बाद व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोएम, डिजायर और हेट का क्या अर्थ है पोएम में, कौन सी वाली पोएम में, फायर एंड आइस में. व्हाट डज रॉबर्ट फ्रोस्ट, और रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है ना वो इसके पोएट हैं, तो वो क्या कहते हैं अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि जो दुनिया है ना वो कैसे खत्म होगी, इस विषय में वो क्या कहते हैं. आखिरी देखिए बच्चों, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, मतलब जो मिसेस हॉल थी ना उनको जो वैज्ञानिक थोड़ा सा सनकी टाइप का क्यों लगा था. आगे है व्हाई was the 20th century called the era of books, मतलब 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा गया था. तो बच्चों इस तरीके से मैंने पूरा इसका हिंदी अर्थ किया आप लोगों के लिए. और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके. और यदि आपका कोई डाउट हो इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आपने इतने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.